हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस से करने से हमको क्या पता चलता है। तो एबीजी एनालिसिस करके हम फाइंड आउट करते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है और एल्कोलोसिस है, और वहीं मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और एल्कोलोसिस है। ये हम फाइंड आउट करते हैं थ्रू दी एबीजी एनालिसिस। जब भी हम एबीजी एनालिसिस करते हैं तो उससे पहले हमको एलेंस टेस्ट करना होता है। एलेंस टेस्ट हम करते हैं क्योंकि हमको पता करना होता है कि एलेंस टेस्ट के थ्रू हम ये पता करते हैं कि ब्लड में जो आर्टरी है उसका पोटेंशियलिटी है कि नहीं। पोटेंसी को हम देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम मोस्टली हम कहाँ से करते हैं तो रेडियल आर्टरी से करते हैं। तो हम इस तरीके से हम पिंच करके देखते हैं, और फिर उसके बाद इसमें पोटेंसी देखने के लिए हम पिंच करने के बाद हम देखते हैं तुरंत जो कितने सेकंड में, तो 6 सेकंड में अगर जो पिंकनेस होता है वो रिवर्ट बैक आ जा रहा है, जो पिंकनेस हो रहा है वो रिवर्ट बैक आ जा रहा है 6 सेकंड में, तो आर्टेरियल पोटेंसी प्रॉपर है। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसी को देखते हैं। तो मोस्टली हम साइड देखें तो रेडियल आर्टरी है, और उसके अलावा हम अल्नर आर्टरी से भी कर सकते हैं, फीमोरल आर्टरी से भी हम कर सकते हैं। अब देखते हैं एलेन टेस्ट कैसे करेंगे। तो एलेन टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे प्रेशर। हम कहाँ पे पुट करेंगे प्रेशर, तो वही हम आर्टरी पे, अपना जो रेडियल आर्टरी है उस पर हम पेशेंट के रेडियल आर्टरी पे प्रेशर पुट करेंगे। फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि जो पिंकनेस है वो 6 सेकेंड में वापस रिवर्ट बैक आ रहा है कि नहीं। अगर प्रॉपर रिवर्ट बैक नहीं आ रहा है तो हमको एबीजी एनालिसिस के लिए वहाँ से सैंपल नहीं लेना है। तो और जहाँ नहीं लेना है, अगर रिवर्ट बैक आ जा रहे हैं 6 सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे, आर्टरी से, रेडियल आर्टरी से हम क्या करेंगे, वहाँ से हम सैंपल लेंगे। तो इसके लिए हम जो सैंपल लेंगे उसको हम किस में कलेक्ट करेंगे, तो हिपेरिनाइज्ड सिरिंज में करेंगे, ताकि क्लॉट से हम प्रिवेंट कर सके। हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि पेशेंट है वो एंटीकोगुलेंट थेरेपी में है कि नहीं। अगर एंटीकोगुलेंट थेरेपी में है तो हम 10 मिनट के लिए, हम जो एलेंस टेस्ट जब हम कर रहे हैं, एलेंस टेस्ट इस तरीके से जब हम करते हैं तो हम लोग 10 मिनट तक हम प्रेशर पुट करके रखेंगे। उसके बाद जब हम छोड़ेंगे तो रिवर्ट बैक वो 6 सेकेंड में आ रहा है कि नहीं, ये देखेंगे अगर वो एंटीकोगुलेंट थेरेपी में है तो। और वहीं पे अगर एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे नहीं है पेशेंट, तो हम जो प्रेशर है उसको 5 मिनट तक पुश करेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 5 मिनट तक प्रेशर पुट करके रखेंगे अगर वो एंटीकोगुलेंट थेरेपी में नहीं है तो। फिर हम देखेंगे, और 6 मिनट में अगर वो 6 सेकेंड में अगर वो रिवर्ट बैक आ रहा है तो फिर क्या बोलते हैं, हम सैंपल लेंगे। और जो सैंपल लेंगे उसको हम लेबोरेटरी में, हम कितने मिनट, 15 मिनट के अंदर में हम सैंपल को लेबोरेटरी में हम भेज देंगे कलेक्ट करके। फिर जो नॉर्मल जो कैपिलरी का नॉर्मल ब्लड कैपिलरी रिफिल टाइम जो होता है वो 2 सेकेंड का होता है नॉर्मली। और जो सोडियम सिट्रेट यूज़ किया जाता है ब्लड बैंक में फॉर स्टोरेज ऑफ द ब्लड। जैसे कि हम हिपेरिनाइज्ड सिरिंज जो लेते हैं उसमें EDTA रहता है, वैसे ही जो ब्लड बैंक में हम जब ब्लड को स्टोर करते हैं तो उस ब्लड में हम लोग क्या स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम सिट्रेट का यूज़ करते हैं, ताकि हम कोगुलेशन से प्रिवेंट कर सकें। फिर वहीं पे हम देखते हैं एबीजी एनालिसिस। अब एबीजी एनालिसिस हम देख रहे हैं पीएच। हम एबीजी एनालिसिस में हम पीएच देखते हैं। पीएच में क्या है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका अदर नेम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसको सोरेनसन ने 1909 में दिया था। जो ये 1909 में एक और चीज़ फाइंड आउट हुआ था, वो है TNI। TNI क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है। फिर ब्लड का पीएच कितना रहता है, तो 7.35 to 7.45 रहता है। हम देखते हैं कि हम एसिडिक कब बोलेंगे और एल्कलोसिस कब बोलेंगे। तो जब पीएच है वो 7 से कम हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा। और वहीं पीएच जो 7 से ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, एल्कलाइन कहलाएगा। अगर जो पीएच जो 7 से काफ़ी दूर में है, जैसे 1, 2 इस तरीके से है, तो वो हाईली एसिडिक कहलाएगा। और वहीं पास में है, जैसे कि 6, 5 इस तरीके से, या फिर
7 पॉइंट कुछ है ऐसा, तो फिर वो क्या कहलाएगा, स्लाइटली एसिडिक कहलाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं ब्लड का पीएच कितना रहता है। तो ब्लड का जो पीएच रहता है 7.35 टू 7.45 रहता है। और अगर जो पीएच है वो जो पीएच है वो कम होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अगर ब्लड का पीएच कम हो रहा है तो उसको एसिडीमिया बोलेंगे। ब्लड का पीएच अगर कम होगा तो एसिडीमिया बोलेंगे, और इसी को एसिडोसिस भी बोल सकते हैं। और वहीं पे ब्लड का पीएच ज़्यादा होगा तो एल्कलोसिस बोल सकते हैं या एल्कलेमिया भी बोलते हैं। अगर ब्लड का पीएच है वो 6.80 से कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पेशेंट का डेथ हो जाएगा। और वहीं पे ज़्यादा हो रहा है 7.80 से तो डेथ हो जाता है। फिर हम देखते हैं PCO2, इसका मतलब होता है पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का कितना रहता है, तो 35 टू 45 mm ऑफ Hg रहता है। mm ऑफ Hg का मतलब क्या होता है, मिलीलीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। एंड जब CO2 कम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकैप्निया बोला जाता है, या फिर उसी को हाइपोकार्बीमिया बोला जाता है। और वहीं पे ज़्यादा होता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में तो क्या बोलते हैं, हाइपरकैप्निया। एंड उसी को और बोला जाता है हाइपरकार्बिया। एंड देखते हैं SCO3 इट मीन्स बाइकार्बोनेट का जो लेवल रहता है वो कितना रहता है, 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर होता है। इसको याद रखने के लिए हम मैरिज का एक परफेक्ट एज होता है जैसे कि 22 से लेके 27, और इसको याद रखने के लिए 35 टू 45 ये ब्लड का जो पीएच रहता है उसको याद रखेंगे, 7.35 टू 7.45 होता है। तो बस इसमें का 35 या 45 को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे, है ना। इस तरीके से हम याद भी रख सकते हैं इसको। और देखते हैं हम अगर PCO2 का प्रेशर है वो ब्लड में कितना होता है, तो पार्शियल O2 का प्रेशर है वो 80 से 100 mmHg रहता है। और पार्शियल ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है वो कितना रहता है ब्लड में, तो 95 टू 100% होता है। इट मीन्स 96 से लेके 100% तक। एंड हम देखते हैं जो पीएच है और बाइकार्बोनेट है ये दोनों दोस्त हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर पीएच बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट भी बढ़ेगा, और अगर कम होगा तो कम होगा। और देखते हैं पीएच का जो पीएच और जो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड है वो दुश्मन होते हैं। अगर पीएच बढ़ रहा है तो CO2 क्या हो जाएगा, कम होगा, और वहीं पे CO2 कम हो रहा है तो पीएच बढ़ जाएगा। इस तरीके से अल्टरनेटिव होता है। फिर हम देखते हैं बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड का रेशियो कितना होता है, तो 20:1 होता है। और हम देखते हैं जो नॉर्मल वैल्यू होता है सीरम एनियन गैप का वो कितना होता है, तो 6 टू 8 टू 16 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर होता है। इस तरीके से हमने देखा कि जो ABG एनालिसिस है वो किस तरीके से करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का और देखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।